Hello, I'm Dr. V.K. Srivastava from Delhi. Today we are going to discuss this event under molecular biology. This is called molecular basis of inheritance, DNA fingerprinting. आइए समझते हैं। तो जो आइडेंटिटी कार्ड हमारी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कर रखा है, उसमें आपके डिटेल्स होते हैं, आपका फिगर फ़ोटो होता है, फिर आपके आँख का कॉर्निया, फिर दांत का बनावट, नाक की बनावट, ये सारी क्राइटेरिया होती है। जो नोटोरियस लोग हैं उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम हमेशा आता रहा है सोसाइटी में डिसीजन लेने में। तो एक तरीका अलेक जाफरी साइंटिस्ट ने निकाला जिसको नाम दिया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये एक्यूरेट होता है और इसमें कोई अल्टरेशन नहीं किया जा सकता। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पैटर्निटी डिस्प्यूट में भी हम यूज़ करते हैं। कई क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गई जिसमें कई ऐसे डेड बॉडीज़ हैं जिनका चेहरा ख़राब हो चुका है, पहचान में नहीं आ रहा है, फैमिली मेम्बर को और डिमांड कर रहे हैं, तो कैसे उनको दिया जा सकता है। वो स्टूडेंट से पूछता है क्वेश्चन कि आप कोई मेथड सजेस्ट करो जिससे कि जस्टिस किया जा सके उस बंदे के साथ, है ना। तो उसमें आपको सजेस्ट करना पड़ेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जस्टिफाई कर सकता है, क्योंकि ये एक्यूरेट होता है और केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में ही सेम हो सकता है, बाकी किसी भी केस में सेम नहीं हो सकता। इसके अलावा फॉसी रिकॉर्ड बनाने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। दो हो गया, एक तो पैटर्निटी डिस्प्यूट कर ठीक है, फॉसी रिकॉर्ड बनाना, फॉरेंसिक साइंसेस हो गए, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए जीपी वगैरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये सारे इसके सिग्निफिकेंस हो गए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाने के लिए क्रोमोसोम का जो सैटेलाइट पार्ट होता है उसमें शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स होती हैं जिसको VNTR नाम दिया गया। वो डीएनए लेता है 1 किलो बेस से 20 किलो बेस साइज का होता है डीएनए। उसमें भरमार होती है VNTR प्रोब, VNTR शॉर्ट टेंडेम्स का भरमार होता है, उसी में से निकालते हैं और उसी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाते हैं। इंडिया में लालजी को कहते हैं फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लालजी, LALJI, लालजी। तो एनसीईआरटी में पढ़ना है, पेज नंबर 122 पे दिया हुआ है और कंटिन्यूसली 23 तक गया हुआ है, ये 24 तक गया हुआ है। ये इसमें जो सजेस्ट किया हुआ है एनसीईआरटी में 5 स्टेप सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए समझाऊंगा बाद में, पहले पढ़ता हूँ, हेडिंग सुन लो। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फर्स्ट डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, separation of DNA fragments from through gel electrophoresis and transferring called blotting of separated DNA fragments to synthetic membrane such as nitrocellulose or nylon. अगला पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब एंड डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फिंगरप्रिंट्स, है ना, फ्रैगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ये लिखा हुआ है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट इज शोन इन फिगर 6.16। आपके पास होगा ही, अब मैं समझा देता हूँ एक एक करके। अब जैसे कोई केस है, कहीं पे मर्डर हुआ है या कोई रेप केसेस वगैरह हैं, तो पुलिस वहाँ पे क्या करती है, सर्च करती है सैंपल। कोई सेल है RBC के फॉर्म में, या स्किन एपिथेलियम है, या समझिए आपकी हेयर है, या कुछ इस तरह का सोर्स ऑफ सेल डिस्कवर करती है पुलिस, और फिर उसको लैब में लाया जाता है। कोई सोर्स चाहिए, सैंपल चाहिए, उस सेल को तोड़ा जाता है। तोड़ने का टेक्निक चैप्टर 11, चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ना है, वो भी पढ़ाऊँगा, अलग वीडियो बनाऊँगा मैं ना। तो सेल को तोड़ा जाता है, तोड़ करके उससे डीएनए निकाला जाता है। वो टेक्निक अलग होता है ना। सेपरेशन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल एक अलग टेक्निक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको मैं पढ़ाऊँगा, अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा। तो कह रहा है आइसोलेशन ऑफ डीएनए को निकाला जाता है। सेल को, जैसे एनिमल सेल है तो मेम्ब्रेन होगी, सेल वाल नहीं होती, तो उसको पहले सेंट्रीफ्यूगेशन से तोड़ा जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बाहर निकलेगा, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, सबको कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, दो प्रोसेस है जिससे कि डीएनए क्लस्टर के रूप में बाहर निकल जाता है। चैप्टर 11 में दिया हुआ निकालने का तरीका, वो अलग इशू। अच्छा, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेल से डीएनए निकाल लिया सैंपल का, फिर कहता है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसको सब एक इक्वल लेंथ में काटते हैं और इंजाइम के थ्रू एक कहते हैं उसका पेरेंडोमिक सीक्वेंस साइड से एक सिमिलर साइजेज में उसको काट लिया जाता है।
फिर आता है सेपरेशन डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक टेक्निक है जो आपको पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ना, चैप्टर 11 में पढ़ना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे होती है, उसमें अगारो जेल होता है, इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, वेल्स होती हैं, उसमें सेपरेटेड डीएनए को डाल दो और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिफरेंट वेवलेंस पोटेंशियल डालते हैं, तो वन बाय वन इसको सीविंग इफेक्ट भी कहा जाता है। चालना है, छल नहीं करना है, चल नहीं करना है, बड़ा छोटा 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 डीएनए, क्योंकि प्रिंसिपल है इसमें कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव नोड की तरफ वो मूव करेगा जब उसको इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में लाया जाएगा, ये सब पता है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का तो वहाँ पे, तो इससे क्या होगा कि जो डीएनए था जिससे हाई डेंसिटी थी, लो थी, लो थी और लो थी और लो थी, सब अलग अलग होगा, जिसको फिगर में दिखाया गया है, चैप्टर नंबर 11 में दिखाया गया है। चैप्टर 11 में पढ़ा भी होगा आपने। देखिए ये है इफेक्ट इसका ना, ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देख रहे हैं ना, साफ दिख रहा है, ठीक। देखिए सब अलग अलग हो गए डीएनए, यही कह रहा है हेडिंग नंबर 3 में, सबको अलग कर लिया जाता है। फिर है ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग। अब उसमें ट्रे में जो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए हैं उनको उसके ऊपर नायलॉन शीट चिपकाया जाता है। ब्लॉटिंग नहीं होती है, पेपर होता है, लेबोरेटरी में देखा होगा गोल गोल, ब्लॉटिंग है, सीखना। कैपिलरी एक्शन उसका थ्रू होती है जो सोख लेता है, उसको डालेंगे ऐसे तो इसके ऊपर में आ जाएगा वो सेपरेटेड डीएनए, एक लाइन में सजा हुआ आ जाएगा, लेकिन विजिबल वो नहीं होगा, उसको विजुलाइजेशन करने का एक अलग तरीका है ना। अब इसमें क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, मिक्स कराते हैं। इसमें जो नॉन सीक्वेंस का रेडियो आइसोटोप बनाया हुआ होता है, मैनमेड है डीएनए, उसको कहते हैं, है ना, डीएनए प्रोब। प्रोब तो एक तरह का मशीन, प्रोब एक तरह का इफेक्ट, एक तरह का इवेंट है। प्रोब कहते हैं कोई भी प्रोब, है ना। जैसे आप ये मलाई निकालते हैं दूध से, तो वो भी एक प्रोब ही है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन डाल करना चाहते हैं तो भी प्रोब ही है। तो कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन करा दिया दोनों। अब ये चूँकि विजिबल होता है और वो इनविजिबल है पहले वाला, तो दोनों जो पास पास होंगे तो उसके इफेक्ट से ये पेयर अप हो जाएगा और क्या होगा कि विजिबल हो जाएगा। कह रहा है कि डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, है ना, टेक्निक है, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक है। उसके थ्रू पहले हम इथिडियम ब्रोमाइड से उसको ट्रीट कर देते हैं, स्टेन है वो डीएनए को स्टेन करने का। फिर इसको जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देखेंगे तो ग्लो करेगा, डीप ऑरेंज। अगर ज़्यादा डेंसिटी है, उस पर जीन ज़्यादा है, जिसमें कम जीन होगा थोड़ा सा कम ऑरेंज कलर का होगा वो, ऐसे वो धीरे धीरे डीप ऑरेंज टू लाइट ऑरेंज में दिखेगा आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। अब इसका हम क्या करते हैं ना, कलरफुल एक्सरे फोटोग्राफ कर लेते हैं, जो सेपरेटेड बैंड सबको अरेंज किया हुआ है एक लाइन में एज पर द डेंसिटी, मोटा चौड़ा, उससे पतला, उससे पतला, उससे पतला, उससे जो से डेंसिटी जितनी होगी वो उतना ही गाढ़ा और मोटा होगा। जिसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, कम जीन होंगे, है ना, तो वो उतना ही लाइट दिखेगा। फिर एक्सरे, कलरफुल एक्सरे फोटोग्राफ, डोपलर इफेक्ट है ये, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने डोपलर इफेक्ट। तो कलरफुल अपने एक्सरे फोटोग्राफ खींच लिया, अब उसका स्कैन करके साइज बनाइए। बहुत सारे जो पेन होते हैं उनमें ये देखिए क्या बना हुआ है, बार कोड्स बना हुआ है, तो बार कोड के रूप में आप उसको यूज़ करेंगे। बार कोड, ये देखिए बार कोड है ना, ये देखिए बार कोड के रूप में यूज़ करेंगे आप, ठीक। ऐसे ही ये भी बार कोड है एक तरह का, जो दिखाया गया है आपकी किताब में, यहाँ भी दिखाया गया है, ये देख रहे हैं ना, ये बार कोड है ये, है ना। ऊपर में लिखा हुआ है पेरेंटल, लिखा हुआ है ऊपर में ये ना, पेरेंटल क्रोमोजोम, मैटरनल क्रोमोजोम, पैटर्नल क्रोमोजोम, मैटरनल क्रोमोजोम, ऊपर में दिखाया गया। सब समझा देता हूँ ताकि क्या मतलब है इस पूरे पेज के डायग्राम का, फिगर का क्या मतलब है। तो कह रहा है कि ये जो दिखाया हुआ है पेरेंटल, मैटरनल है, और इधर में है चाइल्ड का, अगर कोई पैटर्निटी डिस्प्यूट है चाइल्ड का, वो भी बनाया गया है यहाँ पे। तो उसका भी सबका एक चीज़ कॉमन रहता है, क्रोमोजोम का नंबर सबका फिक्स रहेगा। 7, 2 और 16 नंबर क्रोमोजोम लिया गया है। तो हर एक के प्रोब में 7, 2 एंड 16 ही क्रोमोजोम हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यही तो मैच करना है कि आपका 7 वाला
2 वाला और 16 वाला, और दूसरे का 7 वाला, 2 वाला, 16 वाला मैच कर रहा है कि नहीं। एक आदमी का है तो मैच करेगा, ठीक ना, अलग अलग आदमी मैच नहीं करेगा। केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये मैच कर सकता है ये, है ना। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि ये जो फिगर दिखाया हुआ है इन साइड में, और यहाँ जो ये पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये देखिए, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन सब पॉइंट्स में से क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, और ऊपर के कोई 3 स्टेप लिखिए, यही क्वेश्चन आता है। जैसे घबराने जो होते हैं बोर्ड में, यही क्वेश्चन आता है। और नीट की तो बात पूछिए मत, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, थॉरो पढ़ना पड़ेगा, देखिए थॉरो पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये समझा दिया हमने। अब इसमें देखते हैं कि फिगर में है क्या। तीन ही चाइल्ड फादर और मदर के क्रोमोजोम से, ये ऊपर का नीचे का, ऊपर का नीचे का, ऊपर का नीचे, क्या 7, 2 और 16 नंबर का जो क्रोमोजोम है ना, ये सब का 2-2 लिया हुआ है, फादर मदर, फादर मदर, फादर मदर, ये लिखा हुआ है। चाइल्ड का 7, 2, 16 लिया हुआ है इधर, ये वाला, है ना। अब इसके थ्रू बनाया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो ए, बी और सी, और सी चाइल्ड है, सी अगर चाइल्ड है, देखिए गौर से, सी अगर चाइल्ड है ना, ए और बी पेरेंट्स है, फादर है, मदर है। यहाँ मैटर है क्या है कि डिस्प्यूट है कि ये चाइल्ड फादर मदर का है कि नहीं है। मदर क्लेम कर रही है कि चाइल्ड मेरा है, और फादर डिनाई कर रहा है कि मेरा नहीं है। तो कैसे पता चलेगा जो चाइल्ड है इन दोनों कपल का है। तो इसमें देखा जाएगा कि जिसका बैंड ज़्यादा मैच करेगा, जैसे देखिए ये चाइल्ड का है, अगर ये चाइल्ड का है और ये फादर और मदर का भी हो सकता है, जिसका ज़्यादा मैच करेगा वो उससे ज़्यादा रिलेटेड है। एक केस हो गया। दूसरा कि अगर ये पर्सन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडेंटिटी कार्ड दी गई है, और जिसके आइडेंटिटी कार्ड पे ये बार कोड्स बने हुए हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। और एक जो क्राइम हुआ है जहाँ स्पॉट से जो सैंपल कलेक्ट किया गया है, जिसका ये बैंड बनाया गया है, उससे मैच कराया जाएगा। मान लो कि 10 सस्पेक्टेड हैं, पर्सन सस्पेक्टेड हैं, और सैंपल जहाँ से लाया गया है साइड से, उसका बनाया गया। अब 10 से ही मैच कराया जाएगा इस सैंपल का, जिसका मैक्सिमम बैंड मैच करेगा, है ना। जैसे इसका सी का बी से मैच कर रहा है, एक बैंड लाल, नीला वाला ए का नहीं मैच कर रहा है किसी, फिर लाल रेड देखिए मैच कर रहा है बी से सी का, येलो वाला मैच कर रहा है दोनों से, है ना। इसका येलो वाला, सी का येलो वाला केवल बी के येलो वाले से मैच कर रहा है, ब्लू सबका मैच कर रहा है, रेड नहीं किसी, फिर ब्लू एक यहाँ दिया है सी का, तो बी का मैच कर रहा है। फिगर में देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी निकाल लीजिए, देख लीजिए। इसका मतलब है कि सी और बी कंसर्न्ड है। सपोज कीजिए कि ये अगर सस्पेक्टेड लोग हैं ए, बी, डी, ई, एफ, जी, एच, और ये सैंपल कलेक्ट किया गया है स्पॉट से जहाँ क्राइम हुआ है, ये उसका है ये। तो जिससे ज़्यादा मैच करेगा वो वही सस्पेक्टेड होगा कि हाँ ये उस स्पॉट पे था, ये बंदा इस स्पॉट पे था, है ना। अगर पैटर्निटी के केस में देखते हैं कि अगर ये चाइल्ड का बनाया गया डीएनए फिंगरप्रिंट है, ये चाइल्ड का है, देख रहे हैं ना, ये देखिए चाइल्ड का है ना, ये देखिए चाइल्ड का, और ये जो है फादर का और एक मदर का है। इस केस में ये मैच किया जाएगा कि किससे कितना मैच कर रहा है। ऐसे जनरली देखा जाता है कि चाइल्ड के डीएनए फिंगरप्रिंट में मदर का 60% बैंड होता है और फादर का 40% के आसपास बैंड मस्ट मैच। तो पता चला कि ये फादर मदर का बच्चा है जी। अब हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे बदल दिए जाते हैं, तो वहाँ कैसे पता चलेगा कौन किसका बच्चा, ऐसा लड़ रहा है आपस में। तो कोर्ट ने पूछा कि भाई कोई टेक्निक बताओ, आप लोग साइंटिस्ट लोग, आपसे पूछेगा बोर्ड में, और लिख के जमा करो कोर्ट में। तो आप लिखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से उनको सोल्यूशन मिलेगा, जिसका ज़्यादा बैंड मैच करेगा बच्चे के साथ वही उसका फादर होगा।
क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। एक लेडी कोर्ट पहुंची और जज से रिक्वेस्ट किया कि मिस्टर एक्स इज़ द फादर ऑफ दिस चाइल्ड बट ही इज़ नॉट अडॉप्टिंग, गिव मी जस्टिस। देन कोर्ट आस्क्ड फ्रॉम यू suggest a latest scientific method that can discriminate and justify the lady and child। तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि DNA fingerprinting is the latest technique which can be used using the following steps। इन स्टेप्स को यूज़ करके हम उस लेडी को जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। ये बात है, तो यही है जस्टिफिकेशन, मैच कराना चाहिए। एक और क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है कि एक लड़का वहाँ पहुँचा 25 साल का, जहाँ एक प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही थी, नीलामी। उसने उनके मेंबर से कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरे फादर की है, जो आज से 25 साल पहले प्लेन एक्सीडेंट में मर गए, फलां हॉस्पिटल में मर गए, वहाँ उनका रिकॉर्ड है, चेक करा लीजिए। तो वहाँ के मेंबर ने पूछा बच्चे से कि कोई सजेस्ट करो मेथड, आपसे पूछा कि सजेस्ट करो मेथड जिससे बच्चे को जस्टिफिकेशन मिल जाए। आपने सजेस्ट किया कि भाई DNA फिंगरप्रिंटिंग सोल्यूशन है। कि बच्चा जो है फादर मदर के DNA फिंगरप्रिंटिंग से मैच कराने पे 60-40 का रेशियो इनके DNA फिंगरप्रिंट में होना चाहिए बच्चे के। मदर का 60% बैंड मस्ट मैच, यानी वो वाला लाल पीला और नीला वाला, और फादर का 40%। यहाँ भी रेशियो भी देखिए ना, ये दिखाया हुआ है, मैटरल का ज़्यादा, फादर का कम। देखे रहे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मदर का इसमें कम, इसमें ज़्यादा। यहाँ देखिए मदर का ब्लू वाले में सबसे ज़्यादा, फादर का कम, यानी 60-40 का रेशियो जो मैं जानता हूँ चेक किया जाता है ना। अब तो छोटे छोटे किट आते हैं स्कूल में भी, अब प्रैक्टिकल में लैब में दिखाने का सिस्टम लागू कर दिया गया है ना। ठीक, तो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वही देख रहा हूँ कि बेस्ट रिजोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। ठीक, ये देखिए साफ हो गया, पूरा नंबर देख ही रहे आप। यही कहानी है, फॉसिल के रिकॉर्ड में भी ऐसे ही बनाया जाता है। फॉसिल रिकॉर्ड्स अलग अलग जगहों से जो फॉसिल मिलेगा उन सब का DNA फिंगरप्रिंटिंग बनाया जाएगा, मैच कराया जाएगा, कितना % मैच कर रहा है। मतलब कि जो डिस्कवरी हुई है, जो डिस्कवर्ड आइटम है, वो डिस्कवर्ड आइटम बिलोंग करता है फॉसिल के एक दूसरे से या नहीं करता। इस तरह से हम उनका ग्रुप बना सकते हैं, फॉसिल का ग्रुप बना सकते हैं ना। DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ आपको पता है SGP में भी करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, चूँकि ये इंफॉर्मेशन का सोर्स है जो कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बच्चों मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप इसके बाद ईच एंड एवरी लाइन इसमें पढ़िए, बाकी चीज़ मैं अलग से समझा देता हूँ, और जो जैसे दिया हुआ एक्वेंटेंस कीजिए जो मैंने बताया है आपको। ठीक है, फाइनली यही बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पे 3 अगर सैम्पल्स बनाए गए हैं, ये 5 जो यूज़ किए गए हैं ये हेडिंग्स 6, और उसके बाद जो बनाए गए हैं वो यही है। तो AB हो सकता है कि ABDEFGHB हो और C से मैच करना है, ABDE में से जिससे ज़्यादा मैच करेगा बैंड ये उसको बिलोंग करता है। हो सकता है कोई क्रिमिनल हो जिसका सैंपल रह गया क्राइम स्पॉट पर, वहाँ से ये लाया गया था, है ना। मुझे एक USA का एक इंस्टांस याद आ रहा है, IFB जो है वहाँ की संस्था है जो इस तरह चीज़ को कंट्रोल करती है, पुलिस का डिपार्टमेंट है ना। वहाँ एक रेप केस हुआ था जिसमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी हाईवे के बगल में। तो इन्वेस्टिगेशन किया गया शुरू, देखा गया जहाँ डेड बॉडी थी उसमें रोड के बगल में, वो हाईवे था, रोड के बगल में ट्रक के चक्कों के निशान थे। और गौर से एग्जामिन किया, देखा गया जो पेड़ लटके हुए थे, सड़कों पे आए हुए थे, उसके ब्रांचेज में घर्षण, फ्रिक्शन से कुछ जगह छिला हुआ था ब्रांच में। जैसे आप समझ रहे हैं ना कि कोई ब्रांच झुका हुआ है और यहाँ से गाड़ी जा रही है तो यहाँ रगड़ में आएगी, यहाँ छिट जाए, कट जाएगा। तो पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया कि भाई उस दिन कौन कौन सा ट्रक यहाँ से गुजरा था या व्हीकल गई थी, तो ज़रूर उसके ऊपर बॉडी पे कहीं ना कहीं स्क्रैच, निशान, इसमें से टूटे हुए कुछ पत्ते होने चाहिए। तो कुछ ऐसे व्हीकल थे जिनमें उसी पेड़ का टूटा हुआ पत्ता, टुकड़ा और स्क्रैच ब्रांच का बार्क था। तो उसके सेल्स का DNA फिंगरप्रिंटिंग बनाया गया, इस प्लांट से मैच कराया गया। पता चला कि यही प्लांट है जो उस व्हीकल के बॉडी के ऊपर, बॉडी व्हीकल से रिकवर किया गया। तो पता चल गया कि ये व्हीकल वहाँ गई थी और थी, है ना। और चक्कर के निशान से
फिर बाद में जब टाइट हुआ, पुलिस टाइट हुई, तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने मर्डर किया है, रेप किया है, मर्डर किया है ना। इंडिया में भी कई केसेस हो चुके हैं। एन डी तिवारी के केस में भी देख लीजिए, राज्यपाल साहब के, वहाँ भी एक लड़का था, वो क्लेमेंट था कि हम इनके पुत्र हैं और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिगर दिखाया, कोर्ट नहीं मानी, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अब इंडिया में उतना लीगली नहीं है। यूएसए वगैरह में तो लीगल है, फाइनल है, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि, और सोफिस्टिकेटेड साइंस भी नहीं है कि एक्यूरेसी कम होगी, इसलिए इसको मान्यता नहीं मिले कि इसके बेसिस से किसी को पनिशमेंट दिया जाए। लेकिन हाँ, एक सपोर्ट एविडेंस के रूप में ज़रूर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। कई केसेस इंडिया में हो गए जिसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करानी पड़ी है ना। तो चूँकि महंगा भी है, सबको ये अफोर्ड नहीं कर सकती, गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है अफोर्ड, इसलिए अभी थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, इसमें कोई भी अल्ट्रेशन कोई बंदा नहीं कर सकता अपनी आइडेंटिटी का, है ना। पहले केसेस में क्या थे कि उंगली कटवा लेते थे, थंब इम्प्रेशन मिटा लेते थे, प्लास्टिक सर्जरी कराते थे, मुंह का, नाक का, बच जाता था क्रिमिनल्स। आज भी तो इसी की जगह पे टेक्निक है। इस टेक्निक को हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट एडॉप्ट करेगी और फ्यूचर में करेगी। ये बातें हैं बच्चों, बाकी जो भी दिक्कत होगी आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू मिल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब इसमें कुछ बातें आती हैं कि इनहेरिटेबल म्यूटेशन वर्ड आता है, म्यूटेशन जैसे फादर टू मदर, मदर टू, जैसे आर्थराइटिस का भी देख लीजिए, सिकल सेल एनीमिया का देख लीजिए, हीमोफीलिया का देख लीजिए, कार्बोनाइनस का देख लीजिए। ये सारे ऐसे जेनेटिक डिजॉर्डर्स हैं जो इनहेरिटेबल हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन मॉडिफाई होता ही रहता है। इसके बाद आती है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली में होता है मेनी, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, है ना। अब जैसे डीएनए हेरिटेबल जेनेटिक मटेरियल है, इसके बेसिस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, किसी के चेहरा आपस में नहीं मिलते, इसलिए कि रेंडमली डीएनए में चेंजेज आती रहती है, हर जनरेशन चेंज आती रहती हैं। जीन फ्रीक्वेंसी चूँकि इसकी अपनी है और उसके हिसाब से मॉडिफाई होता रहता है, म्यूटेशन होती रहती है, तो वो वेरिएशंस के थ्रू एक नया इफेक्ट आता है उन्हीं, इसलिए किसी का चेहरा आपस में नहीं मिलता। धरती पर जितने बिलियन लोग हैं, किसी का चेहरा नहीं मिलता, किसी की आवाज़ नहीं मिलती, सेंटिमेंट, साइकोलॉजी और बहुत सारी चीज़ नहीं मिलती। इसी ये होता है डीएनए में वेरिएशन की वजह से होता है। तो बाकी 99.9% सेम है और थोड़ा बहुत चेंजेज है। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कह रहा है कि डीएनए बहुत सारे मॉर्फिक फॉर्म पाए जाते हैं और वो होता है 0.01, है ना, फ्रीक्वेंसी। इससे जब बड़ी होगी तो बड़ा चेंजेज आएगा और एक नया स्पीसीज बन जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट इतनी है तो सेम कैरेक्टर सब में रन करेगा, लेकिन ये बदलता रहता है हमेशा। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं इस चीज़ को, ठीक ना। तो बाकी बता दिया। सैटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए। तो रिपीटेटिव डीएनए समझिए कि डीएनए का एक लॉन्ग चेन है, इसमें TAC, GAC, TAC, GAC अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, TAC, GAC, फिर TAC ऐसे लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है और लिखा हुआ है TA और GAC ऐसे लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये जो लॉन्ग चेन है, इसकी ऑब्वियस है कि डेंसिटी ज़्यादा होगी और सेंट्रिफिकेशन जब इसका करेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट बेसिस पे ज़्यादा बड़ा इफेक्ट दिखाएगा। इसको नाम दिया रिपीटेटिव डीएनए, ठीक। और इसका छोटा सेगमेंट ईदर TAC और GAC, ईदर कोई एक छोटा सेगमेंट ऑब्वियर है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्रक से ऊपर चला गया सरफेस पे सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, भारी वाला नीचे रह जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। इसको नाम दिया गया सैटेलाइट डीएनए, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये और हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स भी कहते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक में टाटा बॉक्स कहते हैं, यूकैरियोटिक में GAC होता है, जिससे प्रीबनो बॉक्स भी कहते हैं, होम्यो बॉक्स भी कहते हैं, प्रीबनो बॉक्स भी कहते हैं। इधर GAC छोटा वाला हिस्सा, ये सैटेलाइट डीएनए, है ना, प्रीबनो बॉक्स यूकैरियोटिक में कहलाता है। ये दिया हुआ है इस पेज पे, और मेरे हिसाब से हो गया कंप्लीट, चैप्टर हो गया फिनिश, यहाँ देख लीजिए। और बाकी जो है सो कमी है, व्हाट्सएप थ्रू, फेसबुक के थ्रू हम लोग कर लेंगे डिस्कस। तो 5 MCQ थॉट्स देता हूँ हर एक अपनी वीडियो में, देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस उनके अपकमिंग नीट में है। कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया कि नीट अपने 13 सितंबर को होगी और IIT JEE वाले जो भी एग्ज़ाम बच्चा सब अपने शेड्यूल के हिसाब से होगा। इसलिए आप लोग भिड़ जाइए, मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को, मेहनत करिएगा तो आपके हाथ में आपका रिजल्ट है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।